नमस्कार, मैं ब्रिजेश यादव फिर हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर। आज बात करूंगा मुंबई के एक ऐसे एनकाउंटर केस की जिसे सुनकर हर कोई दंग है। एक ऐसा फर्जी एनकाउंटर जिसे सुनने के बाद हर कोई सहम गया कि 113 एनकाउंटर करने वाला एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, उन्होंने एक फेक एनकाउंटर किया। आज उस फेक एनकाउंटर की पूरी कहानी आपको बताऊंगा और इस केस का नाम है लखन भैया फेक एनकाउंटर केस। इस केस की पूरी कहानी क्या है? एक पुलिस अधिकारी जो 113 अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया, उसने एक फेक एनकाउंटर कैसे किया? उसकी पूरी कहानी क्या है? आइए पूरी कहानी आपको विस्तार से बताता हूं। कहानी की शुरुआत होती है 2000 के दशक से। 2000 दशक से आपको बता दें, बिहार, उत्तर प्रदेश से काफी भारी संख्या में लोग रोजगार के लिए मुंबई जैसे शहरों में आ रहे थे। मुंबई जैसे शहरों में अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे थे और काम खोज रहे थे, कुछ काम करना चाहते थे। लेकिन इस मुंबई में एक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम समेत कई गैंगस्टर की एक बहुत मजबूत पकड़ थी और इनका आतंक था 2000 के दशक में, 90 के दशक में। अब इसी में लखन भैया, जिसका नाम है राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया, उसे लखन भैया बुलाया जाता था, उसका असली नाम राम नारायण गुप्ता है। वो 2000 की दशक में उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वो मुंबई आता है किसी काम के सिलसिले में। उसे काम तो नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन से जुड़ जाता है, यानी अंडरवर्ल्ड के लिए वो काम करने लगता है। अब धीरे धीरे उसका नाम पुलिस वालों को पता चलने लगता है, क्योंकि जो गलत काम कर रहा था वो पुलिस को पता चल रहा था। लखन भैया, जब पुलिस ने इसकी डिटेल निकाली तो पुलिस को पता चला कि इसका नाम है राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया। पुलिस के रिकॉर्ड में अभी आ चुका था। धीरे धीरे साल 2006, 2000 के दशक से तो ये मुंबई में आया था। 2006 तक इसके ऊपर लगभग 12 मर्डर के केस और टोटल 19 मामले दर्ज हो चुके थे। अब पुलिस को इसकी तलाश थी। अब पुलिस को यह सूचना मिलती है कि इसका कनेक्शन छोटा राजन से भी जुड़ा हुआ है। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस इसे पकड़ने की कोशिश करती है। आखिरकार 11 नवंबर 2006 को पुलिस इसे नवी मुंबई से गिरफ्तार करती है और वर्सोवा में, यानी मुंबई के वर्सोवा के नाना नानी पार्क में एनकाउंटर कर देती है। जब ये एनकाउंटर की बात फैलती है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने एक और एनकाउंटर कर दिया है, क्योंकि एनकाउंटर का सिलसिला लगातार मुंबई में जारी था, क्योंकि एक से बढ़कर एक गैंगस्टर मुंबई में पल रहे थे और इनका सफाया करना भी जरूरी था, क्योंकि मुंबई में एक आतंक जैसा माहौल था। कहीं बम ब्लास्ट तो कहीं गुंडागर्दी, कहीं रंगदारी। पूरा मुंबई 90 के दशक से 2000 के दशक तक मुंबई में ये सब तेजी से चलता रहा। अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से लेकर छोटा राजन तक इन लोगों का काफी आतंक रहा। कई और गैंगस्टर भी रहे। अब पुलिस इस केस में 11 नवंबर 2006 को वर्सोवा के नाना नानी पार्क में इसका इनकाउंटर करती है लखन भैया का, और ये बात आग की तरह फैलती है कि पुलिस ने एक और गैंगस्टर का सफाया कर दिया, इनकाउंटर कर दिया, और लोग भी खुश हुए कि एक गैंगस्टर या एक अपराधी मारा गया। अब ये बात चर्चाओं का विषय था, अखबारों की सुर्खियां बनी हुई थी, टीवियों पर इस इनकाउंटर की चर्चा हो रही थी, लोग इस पर बात कर रहे थे। हर तरफ अपराधियों में भी एक खौफ आ गया था कि लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, हमारा नंबर ना कब आ जाए। अब पुलिस को अचानक एक बड़ा झटका लगता है इनकाउंटर के दूसरे दिन, जब लखन भैया का भाई राम प्रसाद गुप्ता मीडिया के सामने आता है। जब वो मीडिया के सामने आता है तो पूरा देश, पूरा मुंबई उस खबर पर ध्यान देने लगता है कि ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि जो लखन भैया का भाई था राम प्रसाद गुप्ता, उसने मीडिया को बताया कि मेरे भाई का एक फेक एनकाउंटर किया गया है। जब मीडिया ने और सवाल किया, पूरी कहानी पता चली, तो लोग हैरान रह गए। अब राम प्रसाद गुप्ता, जो लखन भैया का भाई था, उसने बताया कि नवी मुंबई से जो मेरा भाई है लखन भैया, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, उठाया और उसके एक दोस्त को भी उठाया जिसका नाम है अनिल बेहरा। इन दोनों को पुलिस ने साथ में उठाया और उसे अपने साथ ले गई। साथ ले जाने के बाद मेरे भाई का मर्डर कर दिया गया। मर्डर करने के बाद उसका एक फर्जी एनकाउंटर की कहानी बना दी गई। ये कहना था लखन भैया के भाई का।
जब ये बात लोगों में आई, जब सुर्खियां वापस बनी, अखबारों की हेडलाइंस बनी, तो लोग चर्चा करने लगे कि ये फेक एनकाउंटर है। अब इसको साबित करने के लिए पुलिस को सबूत चाहिए थे। अब जो भाई था राम प्रसाद गुप्ता, अभी सबूत कलेक्ट करने लगा, क्योंकि वो बात कुछ बोल रहा है तो सोच समझ कर ही बोल रहा होगा। फिर ये यानी जो राम प्रसाद गुप्ता है वो अपने भाई के इस फर्जी एनकाउंटर को कोर्ट में ले जाने की कोशिश करता है और सबूतों को जमा करता है। लगभग धीरे धीरे 2006 जो साल था वो बीत जाता है और धीरे धीरे जो भाई था राम प्रसाद गुप्ता वो प्रयास करता रहा। साल 2007 भी बीत गया। आखिरकार 2008 के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट में इस केस में सुनवाई शुरू हुई। आपको बता दें, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर राम प्रसाद गुप्ता ने कई सबूत दिए कि मेरे भाई को फर्जी एनकाउंटर मारा गया। उसने बताया कि जब मेरे भाई को उठाया गया, यानी जब मेरे भाई का किडनैपिंग किया गया, तो मैंने पुलिस कमिश्नर, जो मुंबई के उस समय के पुलिस कमिश्नर थे, उन्हें मैंने सबूत भेजा और कुछ इन्फॉर्मेशन भेजा कि मेरे भाई का एनकाउंटर किया, अंदेशा भी जताया कि मेरे भाई का एनकाउंटर कर सकती है पुलिस। अब ये सारी चीज़ें, ये सारी चैटिंग और टेलीग्राम और फॉरेक्स ये सब दिखाया गया। अब पुलिस धीरे धीरे इस केस में जांच कर रही थी, लेकिन जांच का लगभग 1 साल बीतता है। सुनवाई के दौरान 2008 में सुनवाई शुरू हुई बॉम्बे हाई कोर्ट में और सुनवाई का सिलसिला आगे बढ़ता रहा और साल 2009 आ गया। साल 2009 में राम प्रसाद गुप्ता ने एक रिपोर्ट डाली। उस रिपोर्ट ने फिर सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट में राम प्रसाद गुप्ता ने यह बताया कि पॉइंट ब्लैंक, यानी काफी नजदीक से मेरे भाई को गोली मारी गई। यानी अगर एनकाउंटर होता है तो क्या होता है कि अपराधी पुलिस को धमकाकर या धमकी देकर या हथियार के दम पर भाग रहा है, दूर भाग रहा है पुलिस से बचकर। अब पुलिस उसका जवाबी कार्रवाई करने के लिए एनकाउंटर करती है। अगर पुलिस के पास ही है वो, तो पुलिस उसे नहीं मार सकती क्योंकि वो पहले से ही पुलिस के साथ है। लेकिन अगर वो अपराधी भाग रहा है और पुलिस के ऊपर अटैक कर रहा है तो वो उसका एनकाउंटर कर सकती है। अब सबूत में ये पेश किया कि उसके भाई का नजदीक से एनकाउंटर, यानी नजदीक से उसके गोली मारी गई, यानी ब्लैक। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने डीसीपी को, अब क्योंकि मामला काफी संवेदनशील और एक बड़ा मामला होते जा रहा था, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने तुरंत डीसीपी को आदेश दिया और एसआईटी गठन करने का आदेश दे दिया। अब डीसीपी के नेतृत्व में इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और इस केस की जांच शुरू कर गई। धीरे धीरे जांच शुरू हो गई तो इसमें कई लोगों पर मामला दर्ज हुआ। प्रदीप शर्मा समेत 13 पुलिस अधिकारी और 8 अन्य लोगों पर मामला दर्ज हुआ, यानी लगभग 21 से ज्यादा लोगों पर। अब इस केस में पुलिस एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। अब जांच में धीरे धीरे लोगों को, इन दो पुलिस वालों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद एक पुलिस ने रिपोर्ट पेश किया, जो एसआईटी थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसने पेश किया और ये फेक एनकाउंटर साबित हुआ। यानी जो टीम थी उसने बताया कि एक जो एनकाउंटर हुआ था वर्सोवा में वो फेक एनकाउंटर था। जब ये रिपोर्ट आई तो सिद्ध हो गया और पुलिस वाले दोषी करार हो गए। अब क्योंकि उनके ऊपर अब किडनैपिंग और मर्डर के केस के धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें सजा का ऐलान कर दिया गया। अब आपको बता दें, सबसे बड़ा सवाल ये था कि पुलिस उसे मारेगी क्यों? उसका फर्जी एनकाउंटर करने का मोटिव क्या था पुलिस का? पुलिस ने उसका फर्जी एनकाउंटर क्यों किया? लोगों के मन में एक ही सवाल दौड़ रहा था। तो पता चला ये भी रिपोर्ट में कि जनार्दन भानगे, जो राम प्रसाद गुप्ता था, राम नारायण गुप्ता, लखन भैया, उसका दोस्त है एक, जो उससे दुश्मनी हो चुकी थी, जिसका नाम है जनार्दन भानगे। उसने ही पुलिस को सुपारी दी थी कि उसको खत्म कर दिया जाए, उसका मर्डर कर दिया जाए लखन भैया का। यानी उसके दोस्त ने ही पुलिस को सुपारी दी थी, ये रिपोर्ट में पता चला। फिर 2011 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है इस केस में। अब ये लोग सजा काट रहे थे, लेकिन 2011 के अंदर एक कुछ ऐसा होता है जो लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। क्या होता है कि अब सबसे बड़ा सबूत इस केस में क्या था? एक तो ब्लैक पॉइंट, और तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो उसके साथ गिरफ्तार किया गया था, यानी जो लखन भैया के साथ उसका दोस्त गिरफ्तार हुआ था अनिल बेहरा, वो जिंदा है, वो पुलिस की हिरासत में था, तो वो बता सकता था कि इसका फर्जी एनकाउंटर हुआ है, इसे गिरफ्तार किया गया है। वो सबसे बड़ा गवाह था, चश्मदीद था। लेकिन 2011 के अंदर उसकी लाश संदिग्ध हालत में नवी मुंबई में मिलती है। जब ये बात लोगों को पता चलती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि संदिग्ध हालत में जो एक इकलौता चश्मदीद था, उसकी भी बॉडी मिलती है नवी मुंबई में, सुनसान जगह में, संदिग्ध हालतों में। अब इसके पीछे कौन हो सकता है?
ये भी जांच शुरू हुई। अब पुलिस ने अब 12 जुलाई 2013 को मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने इन लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी। जब उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो अब हाई कोर्ट पहुंचे, यानी जो प्रदीप शर्मा के वकील हैं वो हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रदीप शर्मा एनकाउंटर के समय वहां पर मौजूद नहीं थे। जब वकील ने ये कहा तो उन्हें रिहा कर दिया गया, यानी बेल दे दी गई। बेल देने के बाद आपको बता दें फिर बैलिस्टिक रिपोर्ट और कॉल डिटेल से ये पता चल गया कि प्रदीप शर्मा वहां पर मौजूद थे। अब इस केस में कई पुलिस अधिकारी सजा काट रहे थे उम्र कैद की। अब उन्हें 2015 या 16-17 के बीच एक स्टेट गवर्नमेंट 2015 में, शायद 2015 मुझे कंफर्म नहीं है, 2016 की 2015 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र सरकार ने वो सभी पुलिस अधिकारियों को रिहा करने का आदेश दे दिया, सबको रिहा कर दिया। लेकिन 2019 के अंदर इस रिहाई को कैंसिल कर दिया गया और सभी को वापस सजा काटने की लगा दिया गया, यानी वापस सबको अंदर कर दिया गया और वापस सब सजा काटने लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर प्रदीप शर्मा को बेल मिल गई। अब बेल मिलने के बाद बेल से जैसे ही वो रिहा हुए, उनका एक और विवाद से नाता जुड़ गया, नाम आ गया। प्रदीप शर्मा का नाम जुड़ गया एंटेलिया केस में और ये एक बहुत बड़ा केस था 2021 का। आपको बता दें मनसुख हिरेन का एक मर्डर होता है, एक बिजनेसमैन का। क्या होता है कि एंटेलिया के सामने, यानी मुकेश अंबानी के घर के सामने एक कार खड़ी होती है। कार के अंदर जेलेटिन की छड़ें होती है, यानी विस्फोटक सामान होते हैं। और उसमें जब जांच होती है तो इसमें सचिन वाजे पुलिस अधिकारी का नाम सामने आता है। और इस केस में जब पता करती है कि गाड़ी किसकी है तो उसमें मनसुख हिरेन का नाम सामने आता है। तो पुलिस अब मनसुख हिरेन को, यानी एनआईए की टीम और जो थी वो अब मनसुख हिरेन को खोजने लगी। तो मनसुख हिरेन की बॉडी मिलती है संदिग्ध हालतों में, मर्डर कर दिया गया मनसुख हिरेन का। अब पुलिस ने या भी एनआईए की टीम ने जब इन्वेस्टिगेट की तो पता चला कि मनसुख हिरेन को अगर हम गिरफ्तार करते तो कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता था या कुछ बड़ा ओपन हो सकता था। इसके चलते उसका मर्डर कर दिया गया मनसुख हिरेन का। अब इस केस के पीछे भूमिका हो सकती है प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे की। इस केस में अब वो फिर जेल में गए और किसी तरह सुप्रीम कोर्ट से बेल लेकर बाहर आए। अब लखन भैया फेक एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर उम्र कैद की सजा सुना दी। यानी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का लगातार विवादों से नाता जुड़ता जा रहा है। आपको बता दें प्रदीप शर्मा आगरा के रहने वाले हैं। प्रदीप शर्मा आपको बता दें एक 1990 के दशक के एक बैच के अधिकारी हैं और ये सब इंस्पेक्टर बने थे, पहली बार सब इंस्पेक्टर बने और उसी बैच के अधिकारी जाकर प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए। इन्होंने अपने पूरे कैरियर में 113 एनकाउंटर किए। प्रदीप शर्मा जब पुलिसिया कार्रवाई से यानी पूरा संन्यास ले लिया कि अब मैं पुलिस का काम नहीं करूंगा, तो 2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के नाला सोपारा से विधायकी लड़े। वो भी हितेंद्र ठाकुर के लड़के सितेश ठाकुर की सीट नाला सोपारा में सितेश ठाकुर के खिलाफ जो प्रदीप शर्मा शिवसेना के पार्टी से शिवसेना से कैंडिडेट चूज किए गए और वहां नाला सुपारा से टाल ठोके, लेकिन उन्हें हार मिली और सतीश ठाकुर विधानसभा का वो चुनाव नाला सुपारा जीत गए और प्रदीप शर्मा हार गए। फिर लगातार उनका विवादों से नाता जुड़ रहा है। अब उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मैंने प्रयास किया है कि काफ़ी इजीली आप लोगों को ये पूरा इनकाउंटर की कहानी समझा दूँ। मुझे आशा है कि कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।